गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग सब? ऑल गुड? फर्स्ट ऑफ ऑल, let me congratulate each one of you for joining one of the prestigious professional course, that is the Chartered Accountancy course. मेरी तरफ से और पूरे VJC टीम, वैभव जलान क्लासेस टीम की तरफ से आप सबको बेस्ट विशेस इन योर जर्नी ऑफ बिकमिंग चार्टेड अकाउंटेंट। अच्छा, आप में से कितने बच्चों ने सुना है कि CA कोर्स बड़ा टफ होता है? ज्यादातर बच्चों ने। सर ये तो बड़ा टफ कोर्स है। बहुत सारे आपके फ्रेंड्स ने डीमोटिवेट भी करने को, क्या कर रहे हो यार, जिंदगी खराब हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है। देखिए, कोर्स ये टफ थोड़ा है, नो डाउट, बट विद द राइट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी we can make it easy. एक लाइन आपने सुनी है, इज एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बिफोर इट बिकम्स इजी। आज एक बहुत छोटे बच्चे को जब वो मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू करता है तो क्या उसके लिए एडिशन भी बहुत मुश्किल चीज होती है। ये 2 और 2 4 करना भी बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन जब वो करने लगता है धीरे धीरे क्या लगता है, अरे ये तो बहुत इजी चीज है। तो वैसे हर चीज बोलते हैं एट द फर्स्ट ग्लैंस मुश्किल ही लगती है, बट विद द राइट काइंड ऑफ अप्रोच, राइट काइंड ऑफ हार्ड वर्क, वी कैन मेक इट इजी। उसी तरीके CA के बारे में जो जनरली, जैसे CA, CS, इन कोर्सेज के बारे में जनरली आजकल मैंने देखा है बच्चों के बीच में एक इस तरह का इंप्रेशन जा रहा है कि साहब ये टफ कोर्स है। अच्छा, टफ कोर्स या टफ चीजें करने वाले लोग ज्यादा होते हैं, कम होते हैं? कम होते हैं, हमेशा कम होते हैं। देखिए, और इजी काम करने वाले लोग हमेशा ज्यादा होते हैं। आसान, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हम आसान चीजों की तरफ भागते हैं। तो ज्यादा, अरे यार ये आसान है, ये कर लेते हैं, तो हम आसान चीजों के पीछे और ज्यादातर लोग भागते हैं। अच्छा, आपने इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट पढ़ा हुआ डिमांड सप्लाई का, पढ़ा? सब आई थिंक बेसिक चीज है। तो इजी करने, जो इजी कोर्सेस हैं, जब वो करने वाले ज्यादा हैं तो क्या वो सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा होगी? नहीं होगी। ज्यादा करने वाले तो सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा होगी। तो सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा होगी तो क्या वहां पे काम मिलने में, नौकरी मिलने में क्या कंपटीशन ज्यादा होगा? अच्छा, कंपटीशन ज्यादा हुआ तो क्या सैलरी अच्छी मिलेगी? नहीं। क्या आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं एज ए इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, तो क्या आपको अच्छी फीस मिलेगी? नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वहां भीड़ बहुत है। लेकिन अगर आप टफ काम करते हैं तो क्या कंपैरेटिवली वहां पर बहुत गिने चुने लोग हैं, तो क्या वहां कंपैरेटिवली आप अपने टर्म्स पे काम कर सकते हैं कि भाई मैं इससे कम फीस नहीं लूंगा। आप एज ए चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में जाते हैं, आप जॉब में जाते हैं कि साहब मैं इससे कम में आपको जॉब नहीं करूंगा, तो आपको चीज भी तो बड़ी मिलने वाली है। तो अगर बड़ा चाहिए लाइफ में तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। यस और नो? एवरीवन एग्रीड? तो हमेशा बोलते हैं हौसले को बुलंद रखना है, ये नहीं कि जब ढीले ढीले, और एक बोलते ना विथ प्राइड वी शुड से कि हम CA कर रहे हैं। ठीक है, कोई बोले ना कि यार ये क्या मुश्किल, बोला तेरे बस की नहीं होगी, मैं तो करके दिखाऊंगा। मजा इसमें ना, मैं तो करके दिखाऊंगा या मैं करके दिखाऊंगी। दैट शुड बी स्पिरिट। तो वो आप, क्योंकि हमेशा बोलते हैं बड़ा चाहिए तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। फिर आप अच्छे स्टेटस पे जाते हैं, सोसाइटी में आपकी एक रिस्पेक्ट होती है, हर तरीके, इकोनॉमिक टर्म्स में आपको अच्छे पैसे मिलते हैं, आप अच्छी एक लाइफस्टाइल जीते हैं, हर तरीके से आपको बेनिफिट है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल नहीं है। मैं इसमें एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। इन ऑर्डर टू गेट द सक्सेस, एक बच्चे ने लिखा है, पीयूष बंसल ने, कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। यस, एक बच्चे ने लिखा है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। कंसिस्टेंसी समझते हैं?
जैसे रोज हमें मुझे 4 घंटे पढ़ना है तो 4 घंटे पढ़ना है, ये नहीं कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा। अच्छा नॉर्मली होता है ना, ज्यादातर ये अप्रोच हो जाती है खासकर स्कूलों में, साल भर चिल मारा और लास्ट में रात को बेटा आज सोना नहीं है, रात भर पढ़ूंगा। आपको लगता है आउटपुट आता उसमें? कुछ नहीं आता। वो किसी तरीके से रट उठा के, ठीक है, यहां तक भर लेते हैं, एग्जाम में किसी तरह की उल्टी कराएं। अच्छा ऐसे बच्चों से आप पूछो बेटा क्या लिखे एग्जाम में, बकवास नहीं करो, बस लिखा है, क्योंकि समझ तो कुछ आता नहीं है। अच्छा नॉलेज जो होती है, क्या नॉलेज जस्ट टू क्लियर द एग्जाम है? अच्छा वैसे भी जब प्रोफेशनल कोर्स हम करते हैं, हमने सीए कोर्स ज्वाइन किया है, तो आपको लगता है जो भी इस पूरे कोर्स के दौरान आप फाउंडेशन इंटर फाइनल में पढ़ेंगे, क्या वो सारी चीजें व्हेन यू बिकम अ सीए, वेदर यू गो इनटू जॉब और प्रैक्टिस, क्या वो सारी चीजें आपके प्रोफेशनल लाइफ में काम आएंगी? नहीं आएंगी? आएंगी, आएंगी, कुछ ज्यादा कुछ कम, ऐसा नहीं है। जैसे कुछ बच्चों को लगता नहीं सारी काम नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, सब चीजें काम आएंगी, कुछ ज्यादा कुछ कम। अच्छा कई बार होता है आप एक पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करें, वहां एक डिफरेंट टाइप का काम है, हो सकता है आप कभी दूसरे कंपनी ज्वाइन करें, वहां कोई डिफरेंट टाइप का काम है, तो कहीं ना कहीं लाइफ में आई एम थिंक इंटायर प्रोफेशनल करियर, तो कहीं ना वो चीजें काम आती हैं। और वैसे बोलते नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होती, कहीं ना कहीं काम करती। तो जिन बच्चों ने पढ़ाई इस तरीके से करते हैं कि सिर्फ एग्जाम पास करना है, वो आगे जाके बहुत परेशान होते हैं। अच्छा कोई अगर ये बोल दे आप सीए हो, आप सीएस हो, बट आपकी बातचीत से तो लगता नहीं कि आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, तो लगता है ना कि चुल्लू भर पानी में डूब रहे, लगता है ना, बड़ा गंदा लगता है, इट्स वेरी एम्बैरेसमेंट। वो मुंह पे बोलते हैं कि अब वो ऐसे भी प्रोफेशनल है जिन्होंने एक्चुअली क्या किसी तरीके से रट उठा के कर लिया है, कई बार होता है ना तुक्का भी लग जाता है, बहुत सारी बातें हैं, तो ऐसे लोग लाइफ में आगे जाके बहुत सफर करते हैं। आगे जाके हर जगह उनको निगेटिव रिमार्क्स मिलते हैं, लोग ये बोले हाँ यार इससे बात करके मजा आता है। सी मैं देखिए बहुत लोगों को देखिए आप, वो उन्हें अपने विजिटिंग कार्ड से बताते कि उनमें क्या काबिलियत है, बट आपसे बात करने से पता लग जाने कि आप पढ़े लिखे इंसान हैं, यू आर हैव ए प्रोफेशनल अप्रोच, आपकी बातचीत से पता लग जाना चाहिए। तो ये इंटायर, अभी जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पहली बार किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो अभी वैभव सर ने आपसे चीज कराई, जो आरती कराई हाथ में दिए ले, क्या एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इन सब चीजों से। अच्छा इसके पीछे एक और भी ऑब्जेक्टिव है, क्या आपको लगता है कि सब सीए या सीएस या कोई भी प्रोफेशनल बनने से पहले क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट एवरी वन ऑफ अस शुड बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग? ये सुनो, एवरीवन एग्रीड कि सब एक अच्छा इंसान बनना सबसे जरूरी है। आज के दिन आप देखोगे लोग उल्टे सीधे काम करके बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने इतने पैसे कमा लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, सब यहीं रह जाना है। ये सुनो, राकेश झुंझुनवाला का नाम सुना? ठीक है, बिग बुल ऑफ स्टॉक मार्केट, इतना पैसा, 62 ईयर्स की एज में डेथ हो गई। तो उल्टे सीधे, मेरा कहने का मतलब सिर्फ पैसा पैसा नहीं करना है, ठीक है, आपको अल्टीमेटली ये कि आपको सही एक अच्छा इंसान, बहुत अच्छा मुझे लगा कि साहब इस तरह, नहीं तो नॉर्मली कोचिंग में लोग क्या था, बस रटवा दिया, एग्जाम पास करे, खत्म बात। ओवरऑल आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बनाना है, साथ में एक अच्छा इंसान बनाना है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवे, मैं बोल रहा था कि साहब इन ऑर्डर टू गेट अ सक्सेस इन सीए कोर्स, सक्सेस के लिए दो चीजें का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका राइट गाइडेंस, एंड दूसरा है हार्ड वर्क। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको डेफिनेटली सक्सेस दिलाएगा, एंड ये दोनों चीजें ही जरूरी हैं। अच्छा, राइट गाइडेंस क्या हम टीचर्स का रोल है आपको देना?
will guide you. Yes or no? That is the responsibility of your mentors, your teachers, जिससे भी आप गाइडेंस लेते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हार्ड वर्क स्टूडेंट का काम है. Yes or no? हमने गाइडेंस दे दी, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे क्या सक्सेस मिलेगी? नहीं. अब राइट गाइडेंस के लिए मैं बोला टीचर्स का रोल है. मैं अगर अपना बताऊं, थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड बता दूं. बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी एंड अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो मेरा पूरा लीगल बैकग्राउंड है. कंपनी सेक्रेटरी कोर्स भी आप जानते होंगे, ज्यादा लॉ बेस्ड है, स्पेशलाइजेशन इन कॉर्पोरेट लॉज, एंड मैंने LLB भी कर रखी है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो मेरा पूरा बैकग्राउंड लॉ का है, एंड आई टीच ओनली लॉ सब्जेक्ट्स एंड लॉ सब्जेक्ट्स एट ऑल लेवल्स, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल फॉर बोथ CA एज वेल एज CS कोर्सेज. इसके अलावा और भी बहुत जगह मैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी हूं. अगर आप जानते हो UPSC एग्जाम जानते हैं, UPSC जिसके थ्रू IAS वगैरह बनते हैं. तो अच्छा, UPSC एग्जामिनेशन है, उसमें बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, IAS, IPS, IRS. उसमें एक सर्विस स्टार्ट हुई है, उसमें बोलते हैं कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स बनाते हैं. बेसिकली कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड आपको स्पेशलाइज एक सर्विस है, ठीक है. तो उसकी ट्रेनिंग आपको मानेसर में होती है. तो वो ऑफिसर्स को भी मैं क्लास देता हूं, जो ऑफिसर्स हैं कॉर्पोरेट लॉज की, उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो वहां पे भी मैं सेशंस लेता हूं, ठीक है. तो मेरा बेसिकली इंटायर माय एरिया इज बेसिकली स्पेशलाइजेशन इज लॉज ओनली, एंड एवरी लेवल, इंटर, फाउंडेशन, फाइनल, वो CA, CS. अपार्ट फ्रॉम दैट और भी एक इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट है, जस्ट अपोजिट सुप्रीम कोर्ट, वहां पे लॉयर्स आते हैं, एंड वहां भी मैं क्लासेस लेता हूं, ठीक है. लॉयर्स जो ऑलरेडी लॉयर्स हैं एंड दे वांट टू स्पेशलाइज इन कॉर्पोरेट लॉज एंड ऑल दैट, तो वो भी मैं क्लासेस वगैरह लेता हूं, ठीक है. तो मेरा कंप्लीट फील्ड लॉज का, ठीक है. एनीवे, तो गाइडेंस की जहां तक बात है, आपको राइट लोगों को अप्रोच, राइट लोग के अंडर आपको जाना है, एंड उसके लिए पूरी वैभव जलान क्लासेस टीम है आपको गाइड करने के लिए. हार्ड वर्क आप लोगों को करना है, ये दोनों मिलके ही आपको सक्सेस दिलाएगी. मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं. कई बार क्या होता है, एक बच्चा, जैसे मैं या वैभव सर, आप सब बच्चे हैं, मान लीजिए क्लास में 100 बच्चे हैं, एंड पीयूष कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हैं बताऊंगा मैं आपको ओवर अ पीरियड टाइम. गाइडेंस में 100 बच्चों को सबको एक जैसी दे रहा हूं. ऑब्वियसली जब इस तरह का पैटर्न है तो हम सबको एक ही बात बता रहे हैं, लेकिन वाले 100 में से 80 बच्चे हमारी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हार्ड वर्क कर रहे हैं. क्या उनका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा? और 20 बच्चे जो हैं वो बात को नहीं सुन रहे या लाइटली ले रहे हैं, थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच है, ठीक है, कभी क्लास में आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, या टीचर्स जो बोल रहे हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे पढ़ के, क्या उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा? हुआ क्या? गाइडेंस सेम है, गाइडेंस 100 के 100 बच्चों को सेम मिल रही है, लेकिन 80 ने क्या किया, गाइडेंस के साथ क्या ऐड किया? हार्ड वर्क. क्या उनको सक्सेस मिल रही है? लेकिन 20 ने क्या, गाइडेंस सेम है लेकिन उन्होंने हार्ड वर्क ऐड नहीं किया, उनको सक्सेस नहीं मिल रही. इसका था क्या, दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस. यस और नो? तो मैंने बताया गाइडेंस है, बट अगर हार्ड वर्क नहीं है, जो 20 बच्चों के साथ हो रहा है, क्या सक्सेस नहीं मिल रही? उल्टा करते हैं. कई बार होता है हार्ड वर्क होता है बट राइट गाइडेंस नहीं होती. क्या गाइडेंस से आपको डायरेक्शन मिलती है कि कैसे, स्ट्रेटजी पता लगती है कैसे करना है. हाँ या ना? देखिए, आपकी जगह मैं एग्जाम नहीं दूंगा, आपकी जगह मैं नहीं पढ़ूंगा, पढ़ना आप ही को है, लेकिन हम आपको गाइड करेंगे, आपका पढ़ने को हम आसान बनाएंगे. यस और नो? एक्सप्लेन करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या चीज कहां से रिलेट करनी है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, या वैभव सर या अदर टीचर्स आपको बताएंगे. तो मैं एक एग्जाम्पल, एक दरवाजा है मान लिया, वो अंदर की तरफ खुलता है. अच्छा, कोई उसको पुल कर रहा है, मेहनत बहुत लग रही है, हार्डवर्क. क्या जो वो हार्डवर्क है, क्या उसका डायरेक्शन गलत है? क्या दरवाजा खुलेगा? तो गड़बड़ क्या हो रही है? हार्डवर्क है बट राइट गाइडेंस नहीं है. अब जब पुश करोगे दरवाजा अंदर की तरफ, तो क्या हुआ, थोड़ी ही मेहनत में उतना एफर्ट भी नहीं लगा, लेकिन डायरेक्शन सही है, क्या हो रहा है, रिजल्ट आ गया, दरवाजा खुल गया. इट मीन्स क्या दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैंने दोनों तरह एग्जाम्पल देके आपको समझाया कि साहब गाइडेंस नहीं है और हार्डवर्क है, गाइडेंस या गाइडेंस है हार्डवर्क नहीं है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी.
दोनों चीज का कॉम्बिनेशन, तो गाइडेंस देना हमारा काम है, वो मेरी ड्यूटी है और टीचर्स की ड्यूटी है, और हार्डवर्क करना आपकी ड्यूटी है। ये दोनों मिलके विल डेफिनेटली मेक इट हैपन। यस और नो? लाउडर। कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी कुछ भी स्कूलिंग नहीं है, कुछ भी, लेकिन उन्होंने हार्ड वर्क और उनको राइट गाइडेंस मिली, वो कहां से कहां पहुंच गए। एंड मैंने बोला थोड़ी भाई, जनरली जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, इधर उधर कोर्सेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन सब चीजों से लगता आसान है, लेकिन जिंदगी में छोटी छोटी चीजें ही मिलेगी। डिफिकल्ट काम करोगे थोड़ा सा अच्छी। बहुत सारे मेरे जानकार हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, ठीक है, 4 साल 5 साल हुए सीए कोर्स किए हुए, आज 5-5 साल में 30-30 35-35 लाख रुपए के पैकेज ले रहे हैं। आज जब 5 साल की एक्सपीरियंस में 35 लाख की 40 लाख की सैलरी मिल रही है, डोंट यू थिंक बहुत अच्छा है? कि जो छोटे मोटे कोर्सेज के पीछे जो बच्चे भागते हैं, इजी इजी, क्या वहां मिल जाएगी? इसका मतलब बहुत अच्छा फ्यूचर है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, रिस्पेक्ट। सोसाइटी में आप बोलते हैं मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट, एक रिस्पेक्ट, लोग आपको रिस्पेक्ट से बात करते हैं। तो एक बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों का, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, ओवरऑल आपको हर जगह एक आपको रिस्पेक्ट से लोग डील करेंगे। एनीवे, तो ये थोड़ी सी जनरल बात है, क्योंकि कई बार बच्चों के दिमाग में ऐसा नोशन होता है, और आसपास के जो पीयर प्रेशर होता है ना, कि साहब डराते रहते लोग कि साहब बड़ा डिफिकल्ट कोर्स तूने ज्वाइन कर लिया, बट ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, एंड कोई मुश्किल नहीं है। आप, मैंने बताया, ये दोनों चीज मिला के डेफिनेटली विल मेक इट हैपन। यस और नो? चलिए, गुड। अब आते हैं हम सब्जेक्ट की तरफ। So I am going to teach you paper number 2 of CA Foundation। पेपर का नाम है आपका बिजनेस लॉज एंड business correspondence and reporting। It's a long name. The name of the paper, business laws and business correspondence and reporting। This is paper number 2 in CA Foundation। इस पेपर के 2 पार्ट्स हैं। Part A of the paper, that is business laws, and part B of the paper, ये आपका रिमीडिंग जो नाम है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, में शॉर्ट में लिखता हूं BC&R, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ द पेपर। जो पार्ट है बिजनेस लॉज है, दैट इज ऑफ 60 मार्क्स, एंड पार्ट बी, दैट इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, दिस इज ऑफ 40 मार्क्स। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर है, 60 और 40, ठीक है। जो बिजनेस लॉज को शॉर्ट में आप कह सकते हैं, बच्चे बोलते हैं साहब ये लॉ का पोर्शन हो गया शॉर्ट में, और ये इंग्लिश का पोर्शन हो गया। शॉर्ट में कैसे, पार्ट ए ऑफ द पेपर 60 मार्क्स लॉ, पार्ट बी ऑफ द पेपर इंग्लिश, शॉर्ट में बोल सकते हैं दैट इज ऑफ 40 मार्क्स इंग्लिश। मैं ये वाला पोर्शन डील करूंगा। मैंने बोला मेरा पूरा फील्ड ही लॉज का है, आई विल डील ओनली विद दिस। एज फॉर द इंग्लिश पार्ट बी, इसके लिए ईशा मैम आपको पढ़ाएंगी, ठीक है। वो क्लासेस थोड़े दिन में आपको स्टार्ट होंगी, वैभव सर आपको बताते रहेंगे, ठीक है। सो मैं आई विल टेक द पार्ट ए ऑफ दिस पेपर, दैट इज द बिजनेस लॉ। दोनों अलग अलग पार्ट है, कोई रिलेशन नहीं आपस में, ठीक है। एंड ये लॉ है और वो इंग्लिश पार्ट है। इज दैट क्लियर? नाउ ये जो पार्ट ए ऑफ द पेपर है बिजनेस लॉज,
60 मार्क्स। इसका पेपर स्ट्रक्चर कैसा होता देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये अब कंपल्सरी होगा। अच्छा, हर क्वेश्चन के पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन 1 मतलब आई एम सेइंग कंप्लीट क्वेश्चन, मे बी 2 पार्ट्स, मे बी 3 पार्ट हो सकता है, एंड दिस विल बी ऑफ 12 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होगा 12 नंबर का। मे बी दे विल बी 3 पार्ट्स ऑफ 4 मार्क्स। ठीक है, वो सब और डिटेल में बाद में बता दूंगा, अभी आप ब्रॉडली समझ लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6, 2 से लेके 6 कितने क्वेश्चन है? 5। क्वेश्चन नंबर 2 to 6 हाउ मेनी क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। 2, 3, 4, 5, 6। इसमें आपको करना होगा एनी 4, एक चॉइस है, एनी 4। हियर यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 to 6 जो 5 क्वेश्चन है उसमें कोई भी 4, लेकिन जो भी करें कंप्लीट क्वेश्चन करना। ये नहीं कि उसके कुछ पार्ट्स कर लिए, कुछ पार्ट दूसरे क्वेश्चन, ऐसे नहीं। कंप्लीट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कंप्लीट आप छोड़ सकते हैं कोई भी। एंड हियर ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 12 मार्क्स ईच। 12 मार्क्स ईच। इसका सारे क्वेश्चन 12 नंबर के, पहला क्वेश्चन भी 12 नंबर का ही है, वो कंपलसरी है, उसको मिक्स नहीं करना, इसलिए हम उसको मैंने सेपरेटली बताया। वो यू आप अगर आपने क्वेश्चन 1 छोड़ दिया तो 12 नंबर गए आपके। अच्छा, यहां पे 12 नंबर का एक क्वेश्चन है, करने कितने? 4 इंटू 4 क्वेश्चन, कितना हो गया? 48। ठीक है, 48 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी 12 मार्क्स, टोटल कितना हो गया? 60। टोटल कितना हो गया? 60 मार्क्स। इज द क्लियर? 12 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी। सारे क्वेश्चन ही 12-12 नंबर के हैं, बट हर क्वेश्चन में पार्ट्स होंगे। किसी क्वेश्चन में हो सकता है 2 पार्ट हो 7 नंबर 5 नंबर, किसी में हो सकता है 3 पार्ट हो 4-4 नंबर के, किसी में हो सकता है 2 पार्ट हो 6-6 नंबर के, किसी में 4 पार्ट भी हो सकते हैं, 3, 2 ऐसे करके कई सारे पार्ट्स हुए। दैट डिपेंड्स। वैसे सीए में बताऊं ये बड़ा एडवांटेज है, मैं बता दूंगा एग्जैक्ट। अगर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए किसी टॉपिक से आता है तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 का पार्ट ए, लॉ का मैं बता रहा हूं जो मैं डील करता हूं, हमेशा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए उसी टॉपिक से आता है। मतलब टॉपिक मतलब जिस एक्ट से जो मैं एक्ट पढ़ाऊंगा उसी एक्ट से आएगा, एकदम फिक्स है चीजें। वो सब चीजें लेटर स्टेज में हम बात कर लेंगे। इज दैट ओके? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, वैसे ये बिजनेस लॉ का जो पोर्शन है पार्ट ए, क्या टोटल 72 मार्क्स का होता है? हाँ या ना? आपको करना 60 का है, वैसे क्वेश्चन तो 72, क्यों एक क्वेश्चन यहां आप छोड़े वो भी तो 12 नंबर का है, इसलिए 72 मार्क्स का वैसे पेपर होगा, बट उसमें आपको करना कितना है? 60 का। एक चॉइस है 12 नंबर का। वैसे पेपर कितने का होगा? पार्ट ए ऑफ द पेपर, बिजनेस लॉ जो पोर्शन है, एंड 72 मार्क्स। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? अच्छा, मेरी क्लास में ना जितने डाउट पूछना हो ना, जितना, जब तक दिल भर नहीं जाए कि हाँ यार अब ठीक है, या कई बार कई बच्चों को ऐसा होता है कि सर का टेस्ट लेके देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना टेस्ट लेना ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, किसी तरह की, ठीक है, मेरा वाला मैं फाइनल तक पढ़ाता हूं। ठीक है, मेरे को कोई किसी तरह की कोई, मेरा जो ऑलरेडी एडवोकेट्स हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी क्लासेस भी लेता हूं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ देखो, अल्टीमेटली आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। हो सकता है आप 100 सवाल करेंगे, एक सवाल का आंसर मुझे नहीं पता, तो मैं गलत नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, मैं इसको चेक करके बताऊंगा। मैं मतलब किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। कई लोग ना अपनी सेखी बगाड़ने के लिए गलत सलत सब बता देते हैं, तो ये काम कभी नहीं किया। कोई बात नहीं, आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। कोई दुनिया में कह सकता है उसको सब कुछ पता है? कोई नहीं कह सकता। और जिसने ये कह दिया कि मुझे सब कुछ पता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। मैं मतलब आप भी स्टूडेंट हैं और हम भी स्टूडेंट हैं, इतना ही फर्क है, हम आपसे थोड़ा ज्यादा जानते हैं, बस इतना ही फर्क है।
हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। बोलते ना एजुकेशन इज इट्स अ जर्नी, सीखते रहिए, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, ये प्रोसेस है। हम भी सीख ही रहे हैं आज भी। आप थोड़ा सा उस रेस में थोड़े पीछे हो, हम थोड़ा सा आगे हैं। लेकिन कोई बोले जी मुझे सब कुछ आता है, ये तो एक्चुअली गलत नोशन है। ये उसकी मतलब अच्छा, जो बंदा उसने मुझे सब कुछ आता है, क्या आगे और कुछ सीखेगा वो? कि उसके दिमाग में क्या है, एक ईगो आ गया, अहंकार आ गया कि साहब मैं तो सब, तो फिर उसकी लर्निंग प्रोसेस रुक जाएगी। ये तो कभी भी दिमाग में किसी को भी नहीं लाना चाहिए। बोलते हैं दुनिया में इतनी चीजें जानने के लिए, इतनी चीजें हैं, वन लाइफ इज शॉर्ट। बोले एक पूरी जिंदगी कम है पूरी दुनिया को समझने के लिए, इतनी चीजें हैं। अगर समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, तो इतनी चीजें हैं। एनीवे, अब आपका ये 72 मार्क्स जो है, तो आपका सिलेबस क्या है, जो बिजनेस लॉ आपका पार्ट ऑफ द पेपर, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है? इसमें फर्स्ट टॉपिक इज दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013, 5 टॉपिक है, 5 एक्ट पढ़ने हैं आपने, लॉ पढ़ने हैं, 5 अलग अलग लॉज हैं। कंपनीज एक्ट 2013, इसका जो एग्जाम में मार्क्स का जो वेटेज है, दैट इज 13 मार्क्स। 2013 13 नंबर, ठीक है। नंबर 2, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये सबसे बड़ा टॉपिक है, 22 मार्क्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 22 मार्क्स। नंबर 3, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, 16 मार्क्स। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, 16 मार्क्स। नेक्स्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, थोड़ा बहुत इसके बारे में आपने 11-12 में पढ़ा भी होगा, अकाउंट्स में भी कई जगह पार्टनरशिप की अकाउंटिंग वगैरह पढ़ते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये भी 16 मार्क्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऊपर सेकेंड नंबर, सेकेंड इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड द लास्ट इज दैट इज द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, शॉर्ट में बोलते हैं एलएलपी एक्ट। एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, सुना तो होगा। अच्छा, ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होता है अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। यहां देखो लिमिटेड, ये भी पार्टनर, यहां अलग चीज है। ऐसी पार्टनरशिप जहां पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड, तो उसके लिए डिफरेंट लॉ है, नया कंसेप्ट है। देखो 2008 काफी नया है, मतलब कंपैरिजन टू द अदर लॉज। कंपनीज एक्ट वैसे आपको 2013 नजर आ रहा है, लेकिन इससे पहले
1956 था कंपनीज एक्ट 1956, उससे पहले इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, उससे पहले इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, तो बहुत सारे, ऐसा नहीं कि पहली बार बना है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कॉन्टेक्स्ट में पहला एक्ट है। 2008 में कंसेप्ट ही इंडिया में पहली बार आया है, उससे पहले वी डिड नॉट हैव दिस कंसेप्ट इन इंडिया। दिस इज ऑफ 5 मार्क्स। टोटल क्या हुआ? 13 प्लस 22 कितना हुआ? 35। 35 प्लस 16 51 प्लस 16 67 प्लस 5 72, हो गए 72 मार्क्स। टोटल 72 था ना, चॉइस वाला क्वेश्चन मिला के। तो जो मैंने बताया था 72 मार्क्स का जो पेपर आपका होता है, तो इस तरीके से मार्क्स का बाइफर्केशन है। कंपनीज एक्ट 2013 13 मार्क्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 22 मार्क्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 16 मार्क्स, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अगेन 16 मार्क्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 5 मार्क्स। टोटल सबसे छोटा टॉपिक है 5 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल 72 मार्क्स का आपका ये टोटल किस तरीके से स्ट्रक्चर डिवाइडेड मार्क्स, आपको एग्जैक्टली इतने मार्क्स से इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसी ऑर्डर में मैं पढ़ाऊंगा भी, मैंने उसी ऑर्डर में लिखा है। पहले मैं कंपनीज एक्ट पढ़ाऊंगा, फिर वो कंप्लीट होने के बाद अराउंड 10 लेक्चर के आसपास लगेंगे। फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 22 नंबर का, उसमें 15 लेक्चर के आसपास लगेंगे, ठीक है। दैट विल टेक मच टाइम, तो बहुत वेटेज भी है, तो ऑब्वियस उसमें टाइम भी हमें ज्यादा लगाना है, उसके अकॉर्डिंगली चीज चले। एंड रफली सारा कुछ कंप्लीट करते करते 45 से 50 लेक्चर लग जाएंगे मेरे, ठीक है। 45 to 50 लेक्चर्स एंड आई विल टेक टू कंप्लीट दिस एंटायर थिंग, ठीक है। देखो, मेरा मानना है कि ना, मैं हड़बड़ दड़बड़ चीजों को ऊपर से पढ़ा देना, ठीक है। अच्छा, आप सिर्फ एग्जाम पास करने में इंटरेस्टेड है या एग्जाम पास करना विथ नॉलेज? बहुत लोग आपने देखा हो पास करके उनको आते कुछ नहीं है, कुछ भी बात कर लो उनसे, वो कुछ बात करने तैयार नहीं है। अच्छा, बहुत लोगों में देखा है, बेटा आपने ये पढ़ा है? हाँ सर। कुछ बताओ उसके बारे में। वो एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस नहीं बोल पाते उसके बारे में। पढ़ा क्या है? पढ़ा क्या आपने? फिर जब आप एक सेंटेंस से अगला सेंटेंस नहीं बोल पा रहे उसके बारे में, तो फिर क्या पढ़ा आपने? आप खाली अपने नाम सुन रखे हैं, आपको पता कुछ नहीं है। वो उन बच्चों के साथ ऐसा होता है जो बच्चे एक्चुअली सीरियसली चीजों को और बहुत तरीके से, देखिए तो हमेशा तरीके से आप पढ़ेंगे तो खाली पास नहीं होंगे, पास तो होंगे ही, और साथ में लाइफ लॉन्ग आपको वो चीज डिफरेंशिएट क्रिएट। अच्छा, जितने सीए बनते हैं आपको लगता है सबको सेम सक्सेस मिलती है, सबको सेम तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी? नहीं। क्यों? फर्क है, डिग्री तो सेम है, ठीक है, डिफरेंस नॉलेज में। ये सुनो, डिग्री तो सेम। भाई सीए में तो ये भी नहीं कह सकते कि साहब जैसे एमबीए में होता है, साहब उसने आईआईएम से एमबीए किया है, किसी ने बोला साहब गली मोहल्ले के किसी इंस्टीट्यूट से एमबीए। आप जानते हैं एमबीए के तो ऐसे ही कुकुर मुत्ते की तरह जगह जगह इंस्टीट्यूट खुल गए हैं कि हम एमबीए करा रहे हैं, ठीक है। तो वो तो है नहीं। सीए में तो क्या है, इंटायर कंट्री कहीं से कर लीजिए, एक ही इंस्टीट्यूट, ठीक है, एक ही कोर्स, एक ही एग्जाम, सब कुछ सेम है। तो डिग्री सेम होने के बाद सक्सेस में फर्क क्यों आ रहा है? नॉलेज। इसलिए खाली डिग्री नहीं, डिग्री विद नॉलेज, तो तब मजा आएगा। कि साहब डिग्री आ जाने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं परेशान होना पड़े बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, फिर फायदा क्या हुआ? तो मेरा हमेशा ये अप्रोच है कि साहब पढ़ो इस तरीके और इंजॉय करो पढ़ने के, बर्डन नहीं, मस्ती में। अच्छा, जब आप नई नई चीज सीखते हैं और औरों को नहीं पता होता, थोड़ी सी मस्ती कर लिया करो, तू बता, ठीक है। जब बताते हैं तो सामने वाला, यार तू तो फंडू है। तो मतलब एक वो क्या, एक अंदर से एक फीलिंग भी आती है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो नॉलेज भी एक मैटर करती है। ये खाली ये नहीं कि बहुत लोगों मैंने देख रखा है, आप देखो यूट्यूब पे वीडियो भरे पड़े हैं साहब, ये उसमें आधी से ज्यादा चीजें तो गलत बताते हैं। अब मैं लॉ पढ़ाता हूं, तो मैं लॉ में कहीं से कुछ भी, आप जो मेरा एरिया है, आप कहीं को बात करो तो एक कॉन्फिडेंस है। आपकी इंस्टीट्यूट की जो स्टडी मटेरियल है, सी इंस्टीट्यूट की, उसमें कितनी सारी चीजें हम गलतियां निकालते हैं, साहब इसमें ये गलतियां हैं, लॉ के अकॉर्डिंगली ये चीज नहीं होनी चाहिए। उनको कई बार हम मेल लिखते हैं कि साहब इसके अंदर ये ठीक कीजिए, करते हैं वो लोग। तो आप चीजों को जब तक, वो क्या होता है, भीड़ लगी हुई आजकल तो एक ये सोशल मीडिया एक ऐसा चीज हो गई, जब भीड़ बोलते हैं, वहां एक ऐसी जगह मिल गई जहां पे सब आदमी कूद रहे हैं। अच्छा, बच्चे को साथ दिक्कत क्या होती है कि उसको ये नहीं पता लगता क्या सही है क्या गलत है।
तो बोलते हैं सब एबेंडेंस के बोलते थे, कई बोलते हैं सब सोशल मीडिया, बोलते हैं इंटरनेट ने ना फायदा किया तो नुकसान भी बहुत कर रहा है। बोला जरूरत से ज्यादा जानकारी भी डेंजरस होती है। इतनी चीज मिल रही, कंफ्यूज होते क्या सही है क्या गलत है ना। एनीवे, सो आज हम कंपनी एक्ट स्टार्ट करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, एक चीज बताओ, कोई भी लॉ है उसमें जो लिखा हुआ है, क्या उसको लिखने से पहले जिसने भी लिखा है, अभी मैं बात करेंगे किसने लिखा है, क्या कुछ कंसेप्ट सोचे गए होंगे या सीधा लिख दिया? तो आप कैसे लॉ पढ़ाते हो? सीधा जो लॉ में लिखा हुआ सीधा वो बता दें या पहले कंसेप्ट समझें? क्योंकि आप वो समझ जाओगे तो फिर जो उसको जिसके बेसिस पे लिखा गया है, क्या वो लिखी हुई चीज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी? ये सुनो। अच्छा, आपने कितने बच्चों ने यार लॉ में ना पल्ले नहीं पड़ता, पता नहीं क्या क्या चीजें याद ही नहीं होती, होता है? अच्छा, लॉ का एक छोटा भाई है बिजनेस स्टडी, जो आपने 11th-12 में पढ़ा है, उसे छोटा भाई कह सकते हैं। प्रॉपर लॉ नहीं है लेकिन उसी टाइप का पेपर होता है। अच्छा, आप में से आई थिंक एवरीवन, मोस्ट ऑफ यू सब कॉमर्स से ही हैं, कोई नॉन कॉमर्स है? एनीवन हु इज फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड? सारे कॉमर्स बैकग्राउंड के, चलो अच्छी बात है। तो सबने 11th-12 में बिजनेस स्टडी पढ़ी है, ठीक है, बिजनेस स्टडी पढ़ी है ना? अच्छा, क्या वो जनरली क्या वो सब्जेक्ट मैक्सिमम बच्चों को लगता है बड़ा नीरस सा सब्जेक्ट है? हाँ नहीं, अकाउंट्स सबसे ज्यादा। तो सब जिन बच्चों को थोड़ी मैथ्स पसंद आते हैं, कई लोगों तो बिना विदाउट मैथ्स वाले भी होते हैं वैसे, लेकिन जो सीए ज्वाइन किया तो आई होप आप में से कोई विदाउट मैथ्स भी था 11th-12 में? हाँ, टेंशन नहीं लेना, ठीक, कोई बात नहीं। कई बच्चे सोचते हम विदाउट मैथ्स वाले, हम साइड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतनी ज्यादा मैथ्स भी नहीं। 10th तक की मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं है ना। 11th-12 में जो मैथ्स जो आपको पढ़ाई जाती है वो साइंटिफिक मैथ्स ज्यादा है, ठीक है, कैलकुलस ये सब चीजें वो साइंटिफिक मैथ्स है। तो जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है सिर्फ वही काम आएगी आपके यहाँ पे, बाकी साइंटिफिक मैथ्स का कोई यूज नहीं है, इतनी टेंशन लेने की होती है। जो बिजनेस स्टडी का पेपर में देखें नॉर्मली क्या था, एक अब पढ़ने में बोरिंग बर्डन, कारण क्या है, उसको जिस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए मैक्सिमम लोग उस तरीके से वो पढ़ा नहीं रहे हैं, और उसको पढ़ाने के लिए बहुत नॉलेज चाहिए। बताऊंगा अकाउंट्स में क्या होता है, टीचर क्वेश्चंस करा रहे हैं, बच्चा बिजी है, उसमें एक एक चीज को समझाने के लिए। अच्छा, थोड़े बहुत लॉज भी उसमें थे, है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, ठीक है। मैंने कई स्कूलों में ऐसे देखा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पहले पुराना था, अब नया आ गया। बेचारी टीचर मैडम है जो पढ़ा रही है उन्हीं को नहीं पता, वो सब मिक्स कर दिया, कुछ नया बता दिया, कुछ पुराना बता दिया, बच्चे कंफ्यूज, फिर नेट पे देख रहे हैं गूगल पे क्या आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली सब्जेक्ट को जैसे डील करना है वो डील करना नहीं आता। तो सब्जेक्ट को और लॉ, वो लॉ का छोटा भाई है कहते हैं बिजनेस स्टडी। अब आप प्रॉपर लॉ पढ़ाएं, फिर आप इंटर में जाएंगे तो और थोड़ा हायर लेवल पे जाएंगे, फाइनल में जाएंगे और हायर लेवल पे जाएंगे, तो स्टेजेज हैं। तो तरीके से पढ़े, बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है, ठीक है। अच्छा, मैं लॉ बोलते थे, लॉ थियोरी है, लॉ तो थ्योरी है, अकाउंट्स प्रैक्टिकल है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, थ्योरी और प्रैक्टिकल जो आप बोलते हैं तो क्या मतलब जनरली बच्चों के बीच में थ्योरी का मतलब क्या होता है? जिसमें लैंग्वेज ज्यादा होती है, यही बोलते हो ना आप। प्रैक्टिकल जिसमें कैलकुलेशन वगैरह ज्यादा होती है, यही होता है। बट मुझे एक चीज बताओ, क्या ये सही मतलब है थ्योरी प्रैक्टिकल? थ्योरी का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल जो हमारे आसपास चारों तरफ जो दिख रहा है, जो चीज हो रही है, क्या वो प्रैक्टिकल? हाँ है ना, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। अच्छा, आपने वैभव जलान क्लासेस में एडमिशन लिया,
क्या इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड वैभव जलान क्लासेस। उसी कॉन्टेक्स्ट में आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 18 आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से यू हैव टू पे सर्टेन फीस, यू विल गेट सर्टेन सर्विसेज। ये सुनो, ऑल्दो एजुकेशन को हम उस तरह, लेकिन फिर भी लीगल टर्म्स में क्या वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप रोड पे चलते हैं, डू यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स? ये सुनो, दो लोग के बीच में शादी होती है, क्या मैरिज लॉज लगते हैं? किसी घर में डेथ हो जाती है, उसकी कोई विल होती है, उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा, क्या उसकी इंडियन सक्सेशन एक्ट लगता है, इनहेरिटेंस के लॉज लगते हैं? ये सुनो, तो जिंदगी का कोई प्रॉपर्टी खरीदते, सुनो प्रॉपर्टी खरीदते, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी है, रजिस्ट्रेशन एक्ट लगता है। अच्छा, प्लेन पेपर पे पेपर बनते हैं, स्टैम्प पेपर पे, उसके लिए इंडियन स्टैम्प एक्ट लगता है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगता है। तो जिंदगी का ऐसा कोई पहलू नहीं है, ऐसा कोई पहलू नहीं है कि साहब आप, अच्छा एक कंपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है, वो रिक्वायरमेंट भी क्या कंपनीज एक्ट से आती है? यस और नो? तो इसका मतलब आप जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं और अकाउंट से बुक कीपिंग वगैरह आपको सिखाई जाती है, तो अल्टीमेटली वो तो बात की बात है, पहले रिक्वायरमेंट कहां से अराइज हो रही है? लॉ से। ये सुनो, ठीक है, आप इनकम, आपकी इनकम पे आप टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स लो। इसका तो जिंदगी का ऐसा कोई पहलू, आप कहीं जाके, आज के दिन आप कहीं भी जाए कुछ सामान खरीदते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में खाते हैं, कहीं भी, क्या जीएसटी पे करते हैं? तो जिंदगी का क्या वो भी एक लॉ है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। इसका जिंदगी का ऐसा कौन सा पहलू मुझे बता दिए जिसमें लॉ नहीं लग रहा? क्या यही प्रैक्टिकल है? कई बच्चे होते सर लॉ पढ़ाते नहीं, सर इसकी बड़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा तो आपको लगेगा सही में चीजें सही हैं। लॉ मतलब प्रैक्टिकल में जो हमारे आसपास सब हो रहा है, दैट इज प्रैक्टिकल। बच्चों ने एक अपनी परिभाषा कैलकुलेशन और लैंग्वेज वाली, ठीक है, वो एक अलग बात है। ये प्रैक्टिकल है जो हम आसपास सब कुछ देख रहे हैं, और उसके लिए लॉज बने हुए हैं। तो आप उस प्रैक्टिकल चीजों को समझेंगे और फिर लॉ के कंटेंट्स पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। लेकिन होता क्या है, अनफॉर्चुनेट हमारे कंट्री में, लॉ के बिजनेस स्टडी हो चाहे लॉ हो, वही मतलब उसका छोटा भाई है वो, उसको पढ़ाने का तरीका क्या है, मैक्सिमम सीधे लोग खोलते हैं, हाँ बेटा ये सेक्शन ये कहता है, ठीक है। क्या पल्ले पड़ेगा बच्चे के? आपने उसकी पूरी बैकग्राउंड ये नहीं बताई, ये लॉ बना क्यों, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस पर्पस क्या है इस लॉ का। क्या हर लॉ का कोई ना कोई पर्पस है, कोई ऑब्जेक्टिव है? ये सुनो, ये सब चीज एक्सप्लेन ही नहीं करते। एक्सप्लेन क्या करें, बोलना नहीं चाहिए। मैक्सिमम टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता। वो लोग क्या करते हैं, वो खाली सोचते कंटेंट्स पढ़ा दिए, ऐसे तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। विदाउट दैट आप वो कभी भी कंटेंट आप ना तो समझ सकते हैं, ना कंटेंट को आप कह सकते हैं होल्ड कर सकते हैं। वो धीरे धीरे क्या, आज पढ़ो कल भूल जाओगे, रिटेन नहीं कर सकते आप। तो एक तरीका है, उसे एक तरीका है, उसका प्रोसेस है। और जहां तक स्टूडेंट्स की जो परिभाषा है प्रैक्टिकल और थ्योरी की, मैं उस एंगल से उसको अदरवाइज मत लेना, खाली मैं समझाने के बता रहा हूं। आप जिसको प्रैक्टिकल बोलते हैं ना कि साहब जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है, प्रैक्टिकल। मैंने एक चीज अपने बारे में नहीं बताई, आई एम नॉट अ ग्रेजुएट इन कॉमर्स, आई एम अ ग्रेजुएट इन मैथ्स ऑनर्स। मैंने बीएससी मैथ्स ऑनर्स किया फ्रॉम हंसराज कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रैंक होल्डर था मैथ्स ऑनर्स में। अच्छा, मैथ्स से ज्यादा कुछ जिस प्रैक्टिकल आप बोलते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं, क्या मैथ्स से ज्यादा कुछ प्रैक्टिकल है? सारा ही उसमें तो वही है। एंड मैंने मैथ्स में 18 पेपर पढ़े थे। फर्स्ट ईयर 4, सेकेंड ईयर 6, थर्ड ईयर 8, 18 पेपर, दिल्ली यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर। उसके बाद जब मैंने सीएस किया और एलएलबी किया तो मुझे लगा लॉ इज मोर टेक्निकल देन मैथमेटिक्स। इतने मैथ्स पढ़ने के बाद, और एक होता है, कई बच्चे बोलते हैं शायद सर अच्छे नहीं होंगे मैथ्स में सर, इसलिए थ्योरी में आ गए। पहली बात तो हिम्मत ही नहीं करते मैथ्स ऑनर्स लेने का। एंड देन आई वाज दिल्ली यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर एंड हंसराज कॉलेज वन ऑफ द रेपुटेड कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो एक्चुअली तो मैं खाली इस बात को समझाने के लिए कि साहब जो उसको आप प्रैक्टिकल बोलते वो है नहीं। एक्चुअली बताइए, बोलते 2 + 2 4 होते हैं। क्या ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी यही पढ़ा, मेरे पेरेंट्स ने भी यही पढ़ा, मैंने भी यही पढ़ा, मेरे बच्चे भी यही पढ़ रहे हैं, ठीक है, यही चल रहा है? क्या ये चीजें चेंज होती है? लॉ में आज जो पढ़ रहे हैं क्या जरूरी है कल भी वही होगा?
क्या चेंजेस होते रहते हैं? तो क्या आपको इसके अंदर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है टू अंडरस्टैंड द लॉज इन अ प्रॉपर मैनर? ये सुनो, ये ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं और ज्यादातर लोग जो पढ़ा रहे हैं ना वो एक्चुअली है नहीं अप टू द मार्क। उनको क्या लगता है रट रुटाना, उनको भी वैसे बेटा इसमें क्या। मैंने तो बच्चों से कई बार सुना है, हम कुछ पूछते हैं लॉ के टीचर से, बोलते हैं इसमें क्या कंसेप्ट क्या लॉजिक, ये तो याद करने का होता है। सुना आपने इस तरह के आंसर मिलते हैं? क्या बेवकूफी वाली बात करते हैं, याद करने का होता है। मतलब उसको बोलो कि जिसने लॉ बनाया है उसने उठाया कुछ लिख दिया, ऐसे कैसे हो सकता? एनीवे, मतलब मेरा कहने का सही तरीके से पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा नहीं है। अच्छा, वैसे ब्रॉडली बताएंगे कि लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। गुड। और कोई? बेटा जो लोग ऑनलाइन लाइव है आप भी बताएं, हु मेक्स द लॉ? पार्लियामेंट। ये आंसर सही है लेकिन पार्टली सही है, पूरा सही नहीं है। हाँ, पास करने मतलब वही बनाना से। थोड़ा सा जानना चाहोगे लॉ कैसे बनता है? कोई आपसे पूछे कि लॉ कौन बनाता है, क्या बोल रहे? लेगिस्लेशन बोल रहे हैं। लेगिस्लेशन लॉ को बोलते हैं, लेगिस्लेचर। अब सही पॉइंट पे आ गए, लेकिन देखिए कोई बात नहीं, सभी लोग समझिए। लॉ इज मेड बाय लेगिस्लेचर, क्योंकि लेगिस्लेचर बनाते हैं इसलिए लॉ को भी लेगिस्लेशन बोलते हैं। लॉ का ही दूसरा नाम लेगिस्लेशन बोलिए, लॉ बोलिए, एक ही बात है। क्यों बनाने वाला कौन है? लेगिस्लेचर। मैंने क्या लिखा? लॉ इज मेड बाय होम? लेगिस्लेचर। इसे लॉ को हम लेगिस्लेशन से बोलते हैं। आप कंपनीज एक्ट 2000 को कंपनी लेगिस्लेशन बोल सकते हैं। क्लियर? अब सवाल उठता है साहब ये लेगिस्लेचर किस चिड़िया का नाम है? क्या होता है सर लेगिस्लेचर? ये कहां मिलती है, कहां जाके ढूंढे? साहब ने एक नाम तो बता दिया लेगिस्लेचर, ये क्या चीज है? मतलब हर चीज को प्रैक्टिकल ढंग समझिए। देखिए लेगिस्लेचर के दो पार्ट, एक सेंट्रल लेगिस्लेचर है, मैं ना उतना बताऊंगा जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट से थोड़ा और ज्यादा बताऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। क्यों? डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बताने का तो बच्चा बोलता है यार पता नहीं कितना क्या चीज मेरे को हैंडल, अभी आपकी उतनी मेच्योरिटी नहीं है। तो आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा ज्यादा ही बताऊंगा, कम नहीं बताऊंगा, उससे ज्यादा ही बताऊंगा। जो सिलेबस है, रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा ही बताऊंगा, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। क्योंकि क्या होता है, हर चीज की स्टेज होती है। अभी आपकी वो मेच्योरिटी लेवल नहीं है, ठीक है, फिर आप इंटर में आएंगे तो और थोड़ा ज्यादा, फाइनल में आएंगे तो और बहुत ज्यादा, ठीक है। वैसे भी आप सब कुछ अभी बता देंगे तो इंटर फाइनल में फीस नहीं लेनी आपसे क्या? बच्चे बोले सर सब अभी बता दिया, आगे फीस देने की क्या जरूरत है? एनीवे, सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर ये पार्लियामेंट हमारा। तो पार्लियामेंट बोलिए, जिसको हिंदी में संसद बोलते हैं, संसद बोलते हैं ना, पार्लियामेंट बोलिए या सेंट्रल लेजिस्लेचर बोलिए, एक ही बात है। सेंट्रल लेजिस्लेचर जनरल नाम है और स्पेसिफिकली हमारे कंट्री में जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो क्या नाम क्या है? पार्लियामेंट। जैसे दवाइयों को ना एक जेनरिक नेम होता है, कई बार जाते हैं डॉक्टर के पास, आप देखते हो डॉक्टर केमिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर ने कुछ दवाई लिखी तो बोलते हैं सेम नहीं है लेकिन सेम कंपोजिशन की दूसरी कंपनी की दवाई, होता है सर। इसका मतलब क्या है? जेनरिक सेम है, कंपोनेंट सेम है, लेकिन नाम, अच्छा जो कंपनियां जो दवाइयां बनाती है उनके ब्रांड नेम होता है वो। जेनरिक उसे सॉल्ट तो सेम होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी बना रही है तो देखते हो दूसरा दे देता है आपको, ठीक है।
तो वैसे ही सेंट्रल लेजिस्लेचर जेनरिक नेम है। हमारे कंट्री में जो सेंट्रल लेजिस्लेचर उसका नाम क्या है? पार्लियामेंट। तो हमारे कंट्री में आप सेंट्रल लेजिस्लेचर बोलिए, पार्लियामेंट बोलिए, एक ही बात है। कोई सेंट्रल लेजिस्लेचर हमारे कंट्री में कौन सा है? पार्लियामेंट। अरे सेंट्रल वर्ड से क्या समझते हो? सेंट्रल वर्ड जो आता है उससे क्या समझते हो? मैं एक वर्ड को भी समझाता हूं, देखो, क्योंकि क्या होता है, बच्चों को वर्ड से ही नहीं क्लियर होते हैं। अच्छा एक चीज, लॉ समझने के लिए क्या इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए? हाँ या ना? यस, दैट्स ऑल्सो वेरी, उसके बारे में कुछ बात करूंगा मैं। ऑल्दो इंग्लिश का मैं टीचर नहीं हूं, लेकिन कुछ चीजें मैं जरूर बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है ज्यादातर बच्चे लॉ पढ़ते हैं और टीचर से जो डाउट पूछते हैं वो इंग्लिश के डाउट पूछते हैं। मैं बेटा तू अंग्रेजी के डाउट मेरे से पूछ रहा है, तू मेरे से लॉ के डाउट नहीं पूछ रहा। अच्छा, इसका मतलब क्या वो स्ट्रगल अभी लैंग्वेज पे ही कर रहा है? लैंग्वेज से ऊपर बढ़ेगा तब तो लॉ तक आएगा, उसको स्ट्रगल ही वहीं फंस गया वो। इसलिए लैंग्वेज भी इंप्रूव करनी है धीरे, सब तरीके आपको बताऊंगा, आपको फॉलो करना है। लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट। अच्छा, पार्लियामेंट के दो बॉडीज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। सबने नाम तो सुना होगा। अच्छा, मैं एक वर्ड बोला, सेंट्रल का मतलब, अच्छा आरबीआई को कई बार सेंट्रल बैंक बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? यस, बिट लाउडर। एक मिनट। हाईएस्ट अथॉरिटी। हाईएस्ट अथॉरिटी। और कोई बताएगा सेंट्रल का मतलब? ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा और एक सेंस दे। यस, एप्लीकेबल एवरीवेयर। वो तो आप उसका फंक्शन बता रहे हैं, ठीक है, मतलब सेंट्रल वर्ड खाली मतलब बता रहा हूं, जिसमें जिसमें पावर एक के हाथ में ही हो। सेंट्रल इज वन। सेंट्रल का, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक होती है, एक से ज्यादा? एक ही होती। सेंट्रल बैंक एक ही। अच्छा, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो मत लिख सकते ना? एक वो बैंक का भी नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आरबीआई को हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं बिकॉज दैट इज ओनली वन। सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली वन, ये सुनो। तो सेंट्रल का मतलब ओनली वन। तो क्या सेंट्रल लेजिस्लेचर एक है, एक से ज्यादा है? एक ही है। सेंट्रल का मतलब ही होता वन। तो एक है, क्या है? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के अंदर दो बॉडीज आती है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये दोनों को मिला के पार्लियामेंट बोलते हैं। अच्छा, सुना होगा आपने कि सब बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, लोकसभा ने पास किया, फिर राज्यसभा ने पास किया, फिर जाके वो एक्ट बना। सुनते होगे? इसका मतलब अब जब पार्लियामेंट लॉ बना रही है तो उसके अंदर पार्लियामेंट की दोनों जो बॉडीज हैं, दोनों हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों पास करती है, तब जाके वो लॉ बनता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, स्टेट लेजिस्लेचर क्या हर एक स्टेट का अलग अलग है? इंडिया में जितने स्टेट, सबके अपने अपने लेजिस्लेचर हैं, हर स्टेट का। इसका तो एक है, मल्टीपल है? मल्टीपल। अच्छा, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी दो हाउसेस होते हैं। जस्ट अ मिनट। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी दो हाउसेस होते हैं। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, अच्छा इस सब आपके स्कूल सिलेबस में थी, लेकिन वहां पे ढंग से पढ़ा नहीं। ये ऐसा कुछ नहीं कि मैं कोई नई चीज बता रहा हूं। मैं जीरो लेवल से, कि मैं मान के चलता हूं कि आपने पहले पढ़ा, नहीं पढ़ा, गलत पढ़ा, ये मैं जीरो लेवल से लेके चलता हूं, जिससे कि आपको बेसिक फंडामेंटल सब क्लियर हो जाए। स्टेट लेजिस्लेचर, इसके अंदर एक होता आपका, मैं इधर लिख देता हूं स्पेस का, मैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जिसको हिंदी में बोलते, ये इंग्लिश में है, हिंदी में बोलते विधानसभा। सुना तो होगा, विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सेकेंड इज, मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है ना? मेरे कहीं बहुत बुरी हो, बीच में चेक करवाते रहते हैं बच्चों से कि हाँ ठीक ठाक है। देखिए, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल,
इसको हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद। विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा, विधान परिषद। इज दैट ओके? अच्छा, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, दिस वन, ये कुछ स्टेट्स में, जो बड़े स्टेट्स हैं लाइक यूपी या कुछ स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स में नहीं है। जब दिल्ली, क्या दिल्ली स्टेट वाइज छोटा स्टेट है? सिटी वाइज तो बहुत बड़ा सिटी है, ठीक है, लेकिन ये स्टेट वाइज छोटा स्टेट है। दिल्ली के अंदर सिर्फ ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, विधान परिषद नहीं है। ज्यादातर स्टेट में सिर्फ यही है, लेकिन कुछ जो बड़े स्टेट हैं, आई थिंक बिहार, यूपी, कुछ और स्टेट्स हैं, जहां आई थिंक राजस्थान में भी है, जो बड़े स्टेट हैं वहां पे दोनों हैं। स्टेट, इसका मतलब स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब कुछ स्टेट्स के लिए दोनों बॉडीज है, दोनों मिला के, और ज्यादातर स्टेट में वी हैव ओनली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज विधानसभा। लाइक दिल्ली, दिल्ली में सुनते विधानसभा, दिल्ली की विधानसभा? हाँ, कभी सुना है दिल्ली की विधान परिषद? नहीं सुना। अच्छा, एक चीज बताओ, जो विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो पार्ट, जो लोग वहां पे इलेक्ट होके आते हैं, क्या उनको ही एमएलए बोलते हैं? देखो नाम देखो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कई बच्चे सुनते एमएलए एमएलए, उनसे पूछो बेटा एमएलए का फुल फॉर्म क्या था? चुप। मेरे चाचा एमएलए हैं, बेटा एमएलए का फुल फॉर्म तो पता नहीं क्या ये जो भी इस बॉडी का मेंबर है, हर एक स्टेट की, जैसे दिल्ली की विधानसभा, यूपी की विधानसभा, उड़ीसा की विधानसभा, महाराष्ट्र की विधानसभा, तो जो भी विधानसभा का मेंबर है, तो क्या उसको बोलते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, वही एमएलए होता है। आजकल क्या होता है, मैंने देखा है, मैंने सुना है, इंफॉर्मेशन बहुत है। क्या इंटरनेट एज में क्या इंफॉर्मेशन की कमी है, लेकिन नॉलेज नहीं है? क्या डू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन, नॉलेज? हाँ, है ना? अच्छा, आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम किसी को हो गई, आप नेट पे डालो, क्या उसकी दवाइयां, इलाज सब आ जाएगा? कर लो अपने आप ही ऑपरेशन। पागल हो जाओगे, पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो एक्चुअली उसमें इतनी तो कई आउटडेटेड चीज है, क्योंकि क्या था, ऐसा इंटरनेट में ऐसा समुंदर है, जो चीज डाल दिया आपने वो पड़ी है, चाहे वो आउटडेटेड इंफॉर्मेशन है, पुरानी, सब खुल जाएगी। तो ये मतलब इंफॉर्मेशन नॉलेज में बहुत फर्क होता है। लोग ने नाम सुन रखे एमएलए, ये पता कुछ नहीं उनको। अच्छा, जो आप खुद सोच के बताइए, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिन स्टेट्स में, सब स्टेट्स में तो है नहीं, जिन स्टेट्स में है, वहां के जो मेंबर होते हैं क्या बोलते होंगे? सेम लॉजिक, क्या बोलते? एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। ये सुना ही नहीं होगा ये क्या होता है, कि पहली बात तो सभी स्टेट्स में है ही नहीं, और कुछ स्टेट्स में है, लेकिन जहां भी है तो इनके मेंबर क्या बोलते हैं? एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर? अब आते हैं एक बार सेंट्रल लेजिस्लेचर के ऊपर। देखिए, क्या यहां के जो भी मेंबर हैं, क्या उन सबको एमपी बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो चाहे राज्यसभा, दोनों को मेंबर, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर दोनों बॉडी आती हैं, दोनों बॉडी को मिला के हम पार्लियामेंट बोल रहे हैं। तो वेदर अ पर्सन इज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, ही कैन बी कॉल्ड एज एमपी। अल्टीमेटली लोकसभा इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा का तब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कुछ लोग ऐसा करते हैं, अगर कोई लोकसभा का मेंबर है तो ऐसे अपने नाम का एमपी लिखते, ब्रैकेट में लिख देते लोकसभा, टू क्लियर इट, टू मेक इट मोर स्पेसिफिक कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, एंड टू मेक इट मोर स्पेसिफिक कि मैं लोकसभा का मेंबर हूं। या आप राज्यसभा के हैं तो ब्रैकेट में लिख दे राज्यसभा। कई लोग ऐसा भी करते हैं, टू मेक इट मोर स्पेसिफिक कि भाई आपको पता लग जाए कि आप लोकसभा के मेंबर है बंदा या राज्यसभा का। बट दोनों को एमपी कर सकते हैं, बिकॉज पार्लियामेंट के अंदर दोनों बॉडी आती हैं, एंड इनको एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इज दैट क्लियर? इज दैट ओके? यहां तक क्लियर है? अब आगे आपसे कोई पूछे कि लॉ कौन बनाता है, क्या बोलोगे? हु मेक्स द लॉ? अच्छा, कितने बच्चों के दिमाग में, बोला नहीं होगा, लेकिन कितने बच्चों के दिमाग में सवाल आंसर आ रहा था, गवर्नमेंट लॉ बनाती है?
किसी के दिमाग में नहीं आ रहा था? कुछ के तो दिमाग में आ रहा हुआ, ये बात मैं मान ही नहीं सकता, आ रहा था। ठीक है, वो एक्चुअली क्या गलती आपकी नहीं है, ये टीचर्स बोलते हैं, मैंने देखा है, लॉ पढ़ाने वाले टीचर, गवर्नमेंट लॉ बनाती है, जिंदाबाद है। कई बोलता हूं प्रभु कहाँ है चरण आपके, मतलब कि सिखाने वालों की ये हालत है तो सीखेंगे क्या बच्चे? अरे गवर्नमेंट लॉ कैसे बना सकती है? मैं आपको इतने एग्जाम्पल देकर समझा देता हूं कि सब कैसे पॉसिबल है। अच्छा, अब मैं बताऊंगा रीजन्स का। आपका कौन लॉ बनाता है? लेजिस्लेचर। कोई पूछे लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट नहीं बोलना या स्टेट लेजिस्लेचर, पूरा बोलना। क्या? हु मेक्स द लॉ? लेजिस्लेचर। फिर फर्दर आप लेजिस्लेचर के दो पार्ट्स है, सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इज दैट क्लियर? इज दैट ओके? अच्छा, एक चीज बताइए, हमारे जो सिस्टम है, कंट्री जो है, क्या उसके बोलते हैं 3 पिलर्स हैं, बोलते हैं कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर की तो पिटारा आपके सामने खुला हुआ है, लेजिस्लेचर की कहानी चल रही है ना आपके सामने, जो पूरी स्क्रीन है कि हम लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं। इसका क्या फंक्शन है? लॉ बनाना। लॉ इज मेड बाय लेजिस्लेचर, बट द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज टू मेक द लॉस। क्लियर एवरीवन? अब देखिए, एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? नाम से एग्जीक्यूट। मैंने एक फैसला लिया, आपको ऑर्डर किया, आप इसको करके दो, आप इसको एग्जीक्यूट, आप एग्जीक्यूटिव हो गए। ये सुनो, तो नाम इज एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूट करता है, इंप्लीमेंट करता है। तो जो लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, उस लॉ को जो एग्जीक्यूट करता है, इंप्लीमेंट करता है, उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। एंड गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। लॉ कौन बनाता है? तो अगर आप गवर्नमेंट लॉ बनाते तो गवर्नमेंट लेजिस्लेचर हो जाएगी फिर तो। बट गवर्नमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। आप बोलेंगे साहब एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है? अच्छा, मैं आपसे खुद अपने कॉमन सेंस से जवाब देना। क्या रोड पे एक ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा होता है, क्या इज ही इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिंग द ट्रैफिक लॉज? क्या ट्रैफिक लॉज को एग्जीक्यूट करने में, इंप्लीमेंट करने में क्या वो इन्वॉल्व है? यस, इट मीन्स ही इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। इट मीन्स क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ को एग्जीक्यूट करती? क्या इनकम टैक्स, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट आप बोलते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या? आपको अभी अब बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल है ना, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब खाली मोदी जी? क्या मतलब, आप क्या समझते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब? क्या समझते हैं? बताओ बताओ बताओ। हाँ, गवर्नमेंट एंड इट्स, नहीं प्रॉपर जो मीनिंग है सेंट्रल, ठीक है एक हद तक, बट प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट इज नथिंग। हाँ बोलिए दोस्त। अमित शाह, ठीक है। ऐसे नहीं, देखिए प्रॉपर मतलब क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इज नथिंग, इट्स अ बेसिकली ऑल द मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जितने भी मिनिस्टर्स हैं हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर भी उसका पार्ट है। दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल द मिनिस्टर हेडेड बाय, कलेक्टिवली दैट इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, इसके अंदर एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, तो उसका फाइनेंस मिनिस्टर होगा, उस मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर होगा उसको अभी कौन है? निर्मला सीतारामन। वेरी गुड, शी इज द फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा बताइए, इसका मतलब क्या इनकम टैक्स से मैटर क्या आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैंडल करती है? आई थिंक जानते हो, कॉमन सेंस की बात, हाँ या ना? इसका मतलब जब हम बोलेंगे सब इनकम टैक्स एक्ट जो बना हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो आप इंटर में आएंगे, सीए इंटर में आएंगे तो वहां एक टैक्स का पेपर आप पढ़ेंगे वहां पे। तो इनकम टैक्स एक्ट जो उसकी इंप्लीमेंटेशन में क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की इन्वॉल्वमेंट है? हाँ या ना? तो जब उसकी इंप्लीमेंटेशन करे, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है। अभी आपने बोला ऑल द मिनिस्ट्रीज, ऑल द मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब क्या वो एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर है? एग्जीक्यूटिव है। ऐसे कंपनीज एक्ट 2013
इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एमसीए। एंड इसका था एमसीए उसको इंप्लीमेंट कर रही है। तो क्या एमसीए लॉ उन्होंने क्या कंपनीज एक्ट 2013 बनाया है या उसको इंप्लीमेंट कर रही है? तो क्या और वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है। इसका मतलब क्या? गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। अब कंफ्यूजन क्यों होती है कि बहुत लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि साहब लॉ गवर्नमेंट बनाती है। मैं बताता हूं क्या गड़बड़ कहां होती है। लॉ, अच्छा एक्ट बनने से पहले क्या बिल होता है? अच्छा बिल का ऐसा कह सकते हैं, बिल को ऐसा बोलते हैं प्रपोजल, आम भाषा में टेक्निकली एक नाम है बिल, आम भाषा में प्रपोजल। अच्छा ए किसी बी को प्रपोजल दे और बी उसको ओके कर दे, क्या वो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट हो गया? उसी तरीके से अगर सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात करें, पहले बिल इंट्रोड्यूस हुआ या लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी हो सकता है, उस बॉडी ने उसे अप्रूव किया, फिर दूसरी बॉडी ने अप्रूव किया एंड फाइनली क्या बना? एक्ट। लेकिन बिल जो बनाता है वो गवर्नमेंट बनाती है। इसका तक क्या है? लॉ मेकिंग प्रोसेस इनिशिएट कौन करता है? गवर्नमेंट, लेकिन बनाती वो नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, दो बात में फर्क है। हु इनिशिएट्स द लॉ मेकिंग प्रोसेस? गवर्नमेंट। आपने कई अखबारों में सुना होगा गवर्नमेंट इस चीज पे लॉ बनाने का सोच रही है, इसे उसके लिए बिल इंट्रोड्यूस करेगी। अच्छा कई बार आपने सुना है कि सब गवर्नमेंट चाहती थी लेकिन वो लॉ बना नहीं, सुना है? तो अगर गवर्नमेंट ही बनाना चाहती थी, गवर्नमेंट ही अगर लॉ बनाती है, अगर है तो गवर्नमेंट बनाना चाहे तो फिर दिक्कत क्या थी? अगर मैं चाहता हूं, पावर भी मेरी है, फिर प्रॉब्लम कहां है? इसका मतलब फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर क्यों नहीं बना? इसका तो क्या डिफरेंस है? ये सुनो, तो लोग इस टेक्निकली चीजों को एनालाइज, तो क्या होता, हर चीज के डेप्थ में जाना पड़ता है। ऊपर से ना सब क्या होता, लोग ऊपर से ज्ञान बांटते रहते हैं और उसमें कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। तो यू हैव टू गो डीप इनटू द थिंग्स, तब जाके चीज समझ में आती है कि चीजें एक्चुअली क्या हैं, कैसे हैं, और एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ऐसा नहीं कि वो कंफ्यूजन कहीं है, एकदम क्लियर है, लेकिन चीजों को सही तरीके से समझेंगे। लॉ मेकिंग प्रोसेस इनिशिएट गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट लॉ बनाती नहीं है। अगर ऐसा होता तो जितनी चीजों गवर्नमेंट चाहती सब पे लॉ बन जाते। कितनी बार बनते हैं, कितनी बार नहीं बनते। ये सुनो, तो अब ये बात क्लियर हो गई। कोई बोले कि गवर्नमेंट उसको पूरा समझा देना कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे से। एक बार क्या हुआ, मेरा एक स्टूडेंट मेट्रो में जा रहा था कि हाथ में किताबें थी, तो किताबें होते हैं ना, कई लोग होते हैं कि हाँ बेटा पढ़ रहे हो, हाँ। तो मेरा वो सीएस का स्टूडेंट था, क्योंकि मेरा लॉ का बैकग्राउंड आप जानते हैं कि सीएस में लॉ बहुत ज्यादा है, तो वहां मैं बहुत सारे पेपर पढ़ाता हूं, ठीक है। ऑब्वियसली वहां लॉ के पेपर बहुत ज्यादा हैं। जैसे आपके सीए इंटर के अंदर एक लॉ का पेपर है, वहां सीएस इंटर के अंदर 5 लॉ के पेपर है, ठीक है। अब समझ 5 लॉ के पेपर, ठीक है, अलग अलग चीजें, एंड वो सारे पेपर में पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरा पूरा फील्ड लॉ का है, ठीक है। फाइनल के लॉ के पेपर में पढ़ा दो। तो क्या वो बच्चे को देखा, बेटा अच्छा सीएस का, अच्छा लॉ पढ़ रहे हो, ठीक है। तो एक एडवोकेट साहब थे, तो पूछे अच्छा बेटा लॉ कौन बनाता है? वो बच्चा मुझे आगे बता रहा था, तो उसने बोला सर लेजिस्लेचर बनाता है। वो एडवोकेट ऑलरेडी पूरा वो कोट वोट सब पहन रखा था। क्या पढ़ रहे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं। लेजिस्लेचर क्या होता है? पार्लियामेंट लॉ बनाती है। अब बताओ क्या स्टूडेंट सही था, वो एडवोकेट साहब सही थे? प्रॉपर आंसर तो ये है ना। तो ये बोले ज्ञान देने वाले बहुत है, उनको पता कुछ नहीं है, बता रहा हूं। और ये मसला अब होता है कहीं से, आप जानते हैं एलएलबी लोग ऐसे कर लेते हैं, काला कोट पहन लिया, समझ रहे बहुत ज्ञानवान हो गए, पता कुछ नहीं है। तो आप चीजों को जब डेप्थ में जानेंगे ना, तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि से बात करना, आप पूरी डिटेल में बात कर सकते हैं। एनीवे, यहां तक क्लियर है। अब आप सोच रहे हो, एक सवाल दिमाग में आएगा कि सब सेंट्रल लेजिस्लेटिव स्टेट 2 हो गए, तो अब कोई मैटर पे लॉ बनना है, तब झगड़ा के हिसाब कि सेंट्रल लेजिस्लेचर बनाएगा या स्टेट, ये भी तक इशू है। कि साहब किसी मैटर पे लॉ बनना है कि सेंट्रल लेजिस्लेचर लॉ बनाए या स्टेट। समझ आ रहा सबको? बोरिंग तो नहीं हो रहा? नहीं तो कई बच्चे लॉ की क्लास में सर नींद आती है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। लग रहा है कुछ सीख रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कहीं भी जाओ, कहीं भी वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। वैल्यू एडिशन समझो, कुछ ऐड होना चाहिए कि मैं क्लास वहां गया और वापस जब आ रहा हूं तो कुछ मुझे लग रहा है कुछ मेरे में कुछ एडिशन हुई। जहां वैल्यू एडिशन हुई वो एकदम जाना ही नहीं चाहिए, पर टाइम खराब करने के लिए थोड़ी है। टाइम इज अ वेरी प्रेशियस थिंग।
ठीक है, और सब चीजें आ सकती, समय वापस नहीं आ सकता। ये सुनो, तो वैल्यू एडिशन चाहिए, लग रहा है कुछ नई चीज सीख रहे थे, एक्साइटमेंट, कुछ नया सीखे। वो 3 इडियट्स में देखो ना, आमिर खान को देखते हैं कि क्लास में कितने लोग ये जाते हैं आज कुछ नया सीखेंगे, वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए। अच्छा, उसके लिए टीचर भी रिस्पॉन्सिबल है, नया सिखाओगे तब तो वही घिसी पिटी बातें, वही बेटा किताब खोलो, अंडरलाइन, वो सब बहुत आसान काम है। मैं तो किताबों को साइड में रख देता हूं, किताब क्या ठीक है, क्योंकि आप जब बात करना शुरू करते हो तो आपको बहुत कुछ अपने आप ऑटोमेटिक प्रोसेस निकलता जाएगा। अच्छा, आपने कितने लोगों ने सुना है, सुना जरूर होगा, मैं डेफिनेटली कहता हूं सुना होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का संविधान है, भारत का संविधान, उसमें 3 कुछ लिस्ट दे रखी है। हाँ सर, कुछ लग तो रहा है कहीं सुना था, क्या दे रखी हो? हाँ ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दे रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दे रखी है। कहां दे रखी है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। थोड़ा सा हम उससे रिलेट करेंगे। ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दे रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इनमें यूनियन लिस्ट में अलग अलग 1, 2, 3 ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग मैटर दे रखे हैं, ऐसे स्टेट लिस्ट में, ऐसे कॉन्करेंट लिस्ट में। क्लियर? एक बात दिमाग में, और ये कहां सब है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, COI, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। सिविक्स पढ़ते थे, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें आती थी, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वलिटी, ये वो पता नहीं क्या कुछ पढ़ा तो था। ठीक है सर, ये बड़ी मजेदार चीजें हैं, लेकिन मैंने फिर वही बात है, सत्यानाश तो टीचरों ने कर रखा है। मैं भी उसी कम्युनिटी से उठी, लेकिन मैं जैसे देखता हूं कई बार कि साहब स्कूलों में जो हालत हो रखी है, पूछे मत आपको। एंड एटीट्यूड टीचर्स का पूरा होता है, बात करो तो भाई साहब लगेगा कि साहब मोदी जी के बाद वही हैं। बाहर की दुनिया में जाके ले जाकर दिखा दो उनको, बोलो कि बस स्कूल तक ही, बोलते ना कुएं के मेढक हो, बाहर की दुनिया में जाके प्रूव करके दिखा दो। तो स्कूल की बैकिंग है कि स्कूल, और पेरेंट्स भी डरते हैं, बच्चे बोलते हैं कि पेरेंट्स डरते हैं। कितनी चीज हम अपने बच्चों को देखते हैं गलत समय पढ़ा रहे हैं, हम बोले बेटा तेरे नहीं सर पापा मैडम डांटेगी, ये तो मतलब उसको वो डर है, वो डरा के रखते हैं। अच्छा, मैंने बोला जितने डाउट पूछो, स्कूलों में क्या फैसिलिटी मिलती है? डाउट पूछने पे एक पूछा दो, ज्यादा पूछने का ना शट अप इडियट, उसको डरा धमाका क्या करे, उसके अंदर जो ईगरनेस टू नो है उसको मार देते हैं। और ईगरनेस टू नो अगर मर गई ना तो जिंदगी में कुछ सीख ही नहीं सकते। उल्टा हो रहा है स्कूलों में, ईगरनेस टू नो को उठा जगाना चाहिए, लोग मार रहे हैं। हमने जो बोल दिया बस आप उसको रट लो, काम खत्म। ये पढ़ाई है, एजुकेशन है। क्या कर होता क्या है, आप ज्यादा डाउट पूछ के उसके लिए ट्रबल क्रिएट करें मैडम। वैसे स्कूलों में आजकल सर नाम की प्रजाति तो लुप्त हो चुकी है ना? सर नाम की तो मुझे लगता है कि प्रजाति ही शायद स्कूलों में खत्म हो गई अब। ठीक है, वो बोलते ना वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज पढ़ते तो वो हो जाएंगे। ठीक है, थोड़े बहुत को दिखते हैं अभी। ठीक है, वो बोलते ना कुछ बच्चे कुछ डायनासोर, वैसे बच्चे कुछ हैं सर, बाकी तो मैडम है खाली। ठीक है, अच्छा वो क्या होता है, ज्यादा तो पूछते हो उसको लगता है उसको आप डिस्कंफर्ट क्रिएट कर रहे हो, उसको लगता है कि क्या क्या पूछ रहा है मुझे आंसर ही नहीं आता, तो आपको डांट डूट के चुप करा देती है। बट एक गलत तरीका है। बोलते हैं कि आप टीचर होके गलत कर रहे हैं, और मेरे को किसी चीज का आंसर बोलो बेटा मैं बताऊंगी चेक करके, लेकिन उसको उसकी क्यूरियोसिटी को आपको उसको वो मत कीजिएगा, दबाइए मत, ये गलत तरीका है। एनीवे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। एक बात दिमाग में बिठा लेना, हिंदुस्तान में जितने लॉ बन चुके हैं, जितने बन रहे हैं या जितने बनेंगे फ्यूचर में, इसके बाहर कुछ नहीं है, जो है इसी में है। या तो यूनियन लिस्ट से किसी मैटर पे होगा,
इनको मैटर 1 2 3 पता ना, यहां पे 97 मैटर्स है, यहां 66 एंड यहां आई थिंक 97 66 मैं एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं देख के बताऊंगा, ठीक है। एनीवे इसमें ये अलग अलग मैटर्स दे रखे हैं। जितने भी लॉज आज तक बने या बन रहे हैं आगे बनेंगे, वो एक्चुअली इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये लिस्ट कहां दे रखी है? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या मैं इसलिए बोल सकता हूं कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल लॉज? सोर्स तो यही है ना कि जितने भी लॉज बन रहे हैं इन लिस्ट में किसी न किसी मैटर पे, और वो लिस्ट दे कहां रखी है? इसलिए बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल लॉज। अच्छा, बोलते हैं मदर का मतलब क्या होता है? बच्चे का जन्म मां से हुआ, इसका तो ये एक मदर, सारे लॉज का जन्म वहां से हो रहा है। कैसे हो रहा है कि जो भी लॉ बन रहे हैं इनमें से किसी मैटर पे, और ये लिस्ट कहां दे रखी है? कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट्स व्हाई वी से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मदर ऑफ ऑल। अच्छा, कोई भी एक्ट है, लाइक कंपनीज एक्ट 2013, कोई भी एक्ट है, क्या उसमें कोई ऐसी बात हो सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है? नो। व्हाई? बिकॉज दिस इज द मदर, ये सोर्स है, यहां से वो निकले हैं, तो इसके अगेंस्ट कैसे हो सकते हैं? तो कई बार ऐसा हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में कई बार ऐसे मैटर चले जाते हैं कि इस एक्ट का ये सेक्शन या पूरा एक्ट ही वो कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर देता है कि ये एक्ट हटा दीजिए, ये गलत है, इट इज गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। बन तो गया लेकिन गलत बनाए। क्यों कॉन्स्टिट्यूशन है? क्यों कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ, क्यों मदर बोलते हैं? समझ में आ गया होगा। अब देखिए, लॉ जितने भी बनते हैं, क्या इनमें से किसी न किसी मैटर पे, ये सुनो, इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं है। अब लॉ बनाता कौन है? लॉ बनते इन मैटर पे हैं, बनाने वाला कौन? लेजिस्लेचर में क्या क्या आता है? सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखिए, यहां पे यूनियन लिस्ट के जितने भी मैटर्स हैं, इन पे लॉ बनाता है सेंट्रल लेजिस्लेचर, दैट इज पार्लियामेंट। इन पे कौन लॉ बनाता है? सेंट्रल लेजिस्लेचर, दैट इज पार्लियामेंट। लोकसभा एंड राज्यसभा टुगेदर। सीए लिख दिया मैंने, सेंट्रल लेजिस्लेचर। क्लियर? स्टेट लिस्ट मैटर पे कौन लॉ बनाता है? स्टेट लेजिस्लेचर। एंड कॉन्करेंट पे दोनों बना सकते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेचर भी बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है, बोथ। एक तरफ मैंने बताया लॉ बनाता कौन है, और एक तरफ मैंने लॉ बनते किस पे हैं, और दोनों को रिलेट कर दिया। इससे एक बात और पता लगी, कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल लॉज। इंटरेस्टिंग। अब ये चीजें लाइव लोग निकलेगी नहीं दिमाग से, ये सुनो। अब देखिए एक चीज और देखिए इसके अंदर। अब सोच के देखो, अगर लेजिस्लेचर एक ही होता, एक ही तरह का होता, दो तरह के ना, सेंट्रल स्टेट, तो क्या इन लिस्ट की जरूरत पड़ती? तो ये लिस्ट बनाई इसीलिए गई है कि हमारे कंट्री के अंदर वी हैव 2 सेट्स ऑफ लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड स्टेट। तो बांटना पड़ेगा ना कि भाई ये वाले मैटर पे तो सेंट्रल लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, उसको यूनियन लिस्ट में डाल दिया, ये वाले मैटर पे स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, स्टेट लिस्ट में डाल दिया, और कॉन्करेंटली दोनों को पावर दे दी कि आप दोनों बना सकते हैं। इसीलिए तो लिस्ट बनी है। अगर एक ही तरह का लेजिस्लेचर होता, ठीक है, अगर खाली पार्लियामेंट होता, कई कंट्री में ऐसा सिस्टम है, ऐसा नहीं, कई कंट्री में ऐसा भी सिस्टम, हम तो अपने कंट्री की बात कर रहे हैं, कई कंट्री में तो वहां पे ऐसी लिस्ट की होती है, क्योंकि भाई एक ही है लेजिस्लेचर में, एक ही बॉडी है, तो जो भी मैटर पे लॉ बनना है तो उसकी लिस्ट की होती है। समझ आ रहा है ये लिस्ट के पीछे पर्पस क्या है, इसके पीछे क्यों 3 लिस्ट में बांटा गया है? आई होप दिस इज क्लियर। इज दैट क्लियर? नाउ एक और चीज मैं आपसे पूछता हूं कि सब यूनियन लिस्ट पे लॉ बना था सेंट्रल लेजिस्लेचर, दैट इज पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। क्लियर? मेरा नाम तो पता है सबको? अच्छा, नाम नहीं पता। मेरा नाम संगीत केडिया, शायद थोड़ा डिफरेंट नाम है। संगीत, संगीता तो सुना होगा, ठीक है। संगीता मेरी एल्डर सिस्टर है, ठीक है। तो आप जानते हैं पुराने जमाने में लोग भाई बहनों के नाम मिला जुला के रख देते थे, तो वो एल्डर सिस्टर है, उनका नाम संगीता, मेरा नाम संगीत पड़ गया। बट मेरा म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ठीक है, आप सोचे कि संगीत नाम है सर, मैं बहुत ही बेसुरा, मैं बाथरूम में भी गाना गाने से डरता हूं। लोग बाथरूम सिंगर सभी हो जाते हैं, मैं उतना भी वही डरता हूं, मैं बहुत इस मामले में 0 माइनस में, ठीक है। एनीवे, व्हाट आई वाज सेइंग दैट इन दिस केस यूनियन लिस्ट पे जब सेंट्रल लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, पार्लियामेंट लॉ, वो तो एक ही बॉडी है, तो क्या वो लॉ पूरे कंट्री के लिए, पूरे कंट्री पे अप्लाई होते होंगे?
हाँ या ना? क्या वो लॉ स्टेट टू स्टेट में डिफरेंस आएगा या पूरे कंट्री में एक जैसा लगेगा? फॉर एग्जाम्पल हम कंपनीज एक्ट 2013 स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया मैंने। मैं इसलिए तो जनरल बातें करना चाहता था कि लॉ कैसे क्या एक्ट हम स्टार्ट कर लेंगे, एक क्लास लगाने कोई दिक्कत, इससे क्या वो बहुत सी क्लियर हो जाएगी। कंपनीज एक्ट 2013 वो यूनियन लिस्ट से किसी मैटर में बनाया, तो किसने बनाया? पार्लियामेंट ने, सेंट्रल लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या वो पूरे एक्ट पूरे कंट्री पे अप्लाई? इसलिए जब हम कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे सेक्शन 1 में लिखा हुआ है इट अप्लाइज ऑन होल ऑफ इंडिया, अप्लाइज ऑन होल लिखा हुआ। इनकम टैक्स एक्ट 1961 यूनियन लिस्ट मैटर बना हुआ है, इट मींस इट अप्लाइज ऑन होल ऑफ इंडिया। ये सुनो। अच्छा, आपने सुना जो स्टेट लिस्ट मैटर्स हैं ये, इन पे जो लॉज बनते हैं ये स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। स्टेट लेजिस्लेचर क्या एक है? अलग अलग है। तो क्या सेम स्टेट लिस्ट मैटर पे क्या एक स्टेट लेजिस्लेचर कुछ लॉ बनाए, दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर कुछ और लॉ बनाए? क्या डिफरेंस हो सकता है? एकदम हो सकता है। तो क्या ऐसे लॉज जो स्टेट लिस्ट मैटर बनते हैं क्या वो थ्रू आउट द कंट्री एक जैसे नजर आएंगे या स्टेट टू स्टेट वैरी करेंगे? स्टेट टू स्टेट वैरी करे। अब ये सब चीज प्रैक्टिकल है, मैं भी आपको एग्जाम्पल देता हूं। अच्छा, पुलिस क्या स्टेट वाइज होती है? दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, सुनते हो? अच्छा, देखें कि यूनिफॉर्म वगैरह में थोड़ा फर्क होता है एंड ऑल दैट, क्योंकि पुलिस इज अ मैटर विच इज गिवन इन द स्टेट लिस्ट। कहां दे रखा है? अगर ये यूनियन लिस्ट का होता तो क्या होता? पूरे कंट्री में एक जैसा ही सब कुछ होता। ये सुनो। अच्छा, अभी मैंने बोला हम प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, तो क्या हम स्टैंप पेपर लगाते हैं, स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं? तो स्टैंप ड्यूटी में मेजर पार्ट, उसमें भी मिक्सिंग है, मेजर पार्ट ऑफ दैट जैसे प्रॉपर्टी का है वो स्टेट लिस्ट मैटर का। तो आप लोग दिल्ली में अगर आपको प्रॉपर्टी खरीद देते हैं तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी भी हो सकता है आपकी यहाँ स्टैंप ड्यूटी 5 लाख रुपए लगे, लेकिन यूपी में अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हो सकता है वहां पे 6 लाख रुपए लगे स्टैंप ड्यूटी। ये फर्क क्यों आ रहा है? बिकॉज ये मैटर लॉ आपको स्टेट लिस्ट मैटर पे बनाओ, और हर स्टेट के लेके अपने अपने लॉ बना रखे हैं, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। अब ये सब चीजें देखते हैं लोग, ठीक है। अच्छा, आपने कहीं सुना होगा दिल्ली में गाड़ी खरीद रहे हैं, हरियाणा नंबर ले लेते हैं, सुना तो होगा। लड़कों ने ज्यादा सुना होगा, लड़कों को सब चीज इंटरेस्ट, गाड़ी खरीदना ये सब ज्यादा इंटरेस्ट होता है। सुना है कि दिल्ली में गाड़ी खरीद हरियाणा नंबर ले लेते हैं, फायदा क्या? कौन सा टैक्स? रोड टैक्स। अच्छा, इसका मतलब कम लगा। दिल्ली में अगर दिल्ली नंबर लोगे तो रोड टैक्स दिल्ली के हिसाब से देना पड़ेगा, हरियाणा नंबर दिया तो क्या हरियाणा के हिसाब से। इसका मतलब क्या रोड टैक्स जो है क्या वो यूनियन लिस्ट का मैटर पे लॉ बना हुआ है या स्टेट? अब समझ में आ गया ये चीज क्या होती है। आज सुनते तो थे लेकिन पता नहीं क्या चीज, बस मैंने थोड़ा सब लोग ने क्या है देखा, लेकिन वो समझ नहीं एक्चुअली क्या है, ये फर्क क्यों आ रहा है। इनकम टैक्स तो कभी नहीं सुनोगे कि साहब मैं हरियाणा में रहता हूं मैं तो इनकम टैक्स कम देता हूं, दिल्ली वाले ज्यादा देते हैं, ऐसा कभी नहीं सुनोगे। बिकॉज यूनियन लिस्ट मैटर पे तो थ्रू आउट द कंट्री एक जैसा लगेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कुछ लगा, नई चीज सीखी, ठीक है। तो अब क्योंकि टाइम ज्यादा है नहीं तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं वट एवर वी हैव डिस्कस। तो कौन सा पेपर में पढ़ा रहा हूं? बिजनेस लॉस एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। लेकिन उसका जो बिजनेस लॉस पार्ट है, पार्ट ए ऑफ द पेपर दैट यू हैव 60 मार्क्स, वो मैं पढ़ाऊंगा। एंड जो अदर पार्ट है, पार्ट बी, वो ईशा मैम पढ़ाएंगी, इंग्लिश बोल सकते हैं, मैं लॉ पार्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। पार्ट ए ऑफ द पेपर जो 60 मार्क्स का है उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 12 मार्क्स, नंबर ऑफ पार्ट्स विल बी देयर कंपल्सरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 to 6 5 क्वेश्चन, उसमें करने कितने? एनी 4, एक चॉइस है, हर एक क्वेश्चन 12 नंबर का, 12 into 4 48 मार्क्स, 48 पहला क्वेश्चन 12 टोटल 60, वैसे चॉइस मिला के 72 नंबर का पेपर है। क्या क्या टॉपिक सिलेबस में है? कंपनीज एक्ट 2013, हाउ मच वेट इज? 13 मार्क्स। सेकेंड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 22 मार्क्स, ठीक है। नंबर 3, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 16 मार्क्स, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अगेन 16 मार्क्स, एंड लास्टली लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 5 मार्क्स। ये टोटल 72 मार्क्स हो गया। इसी ऑर्डर में हम पढ़ेंगे भी। इज दैट ओके? अब एक और, अब फिर हमने क्या पढ़ा कि साहब लॉ कैसे कौन बनाता है? लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या क्या आता है? लोकसभा एंड राज्यसभा।
एंड दोनों को मिला क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। तो आप हमारे कंट्री कॉन्ट्रेक्ट में सेंट्रल लेजिस्लेचर बोले या पार्लियामेंट बोले या लोकसभा राज्यसभा बोले, एक ही बात है, ठीक है। इज द क्लियर? स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, ये सुनो, विधान परिषद, ठीक है। और भी इसके ऊपर हम 2 घंटे और बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने बोला ना, जरूरत से ज्यादा क्या होता है, इनडाइजेशन हो जाता है, ठीक है, वो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। आपके इस स्टेज के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। एंड हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली जरूर होती है, लेकिन काउंसिल कुछ बड़े स्टेट्स में, सभी स्टेट्स में काउंसिल नहीं। इज द क्लियर? जहां है वहां भी जब स्टेट लिस्ट में लॉ बनते हैं तो दोनों हाउस पास करते हैं, असेंबली भी पास करेगी और काउंसिल भी पास करेगी। और जहां एक ही है, जैसे दिल्ली, वहां एक ही है तो ऑब्वियसली वही पास करेगी। इज द क्लियर? अच्छा, अब लॉ बनते किस पे हैं? इधर यूनियन लिस्ट मैटर और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट, ये तीनों लिस्ट कहां रखी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके बाहर कोई ना तो लॉ बना है, ना बनेगा, ना आगे, ठीक है। जो भी इन्हीं पे बनेगा। बनाने वाला कौन है? लेजिस्लेचर। यूनियन लिस्ट मैटर कौन बनाएगा? सेंट्रल लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट। इसलिए वो क्योंकि एक ही बॉडी है तो पूरे कंट्री में वो लॉ एक जैसा अप्लाई होगा। स्टेट लिस्ट में कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर? स्टेट लेजिस्लेचर। एंड वो लॉ स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट के अलग अलग स्टेट लेजिस्लेचर हैं एंड वो अपने अपने स्टेट के लिए अलग लॉ बनाते हैं, इसलिए आपको उसमें डिफरेंस नजर आएगा। जैसे मैंने पुलिस एग्जाम्पल दिया, रोड टैक्स एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारी, स्टैंप ड्यूटी एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। एंड कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों बना सकते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेचर एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर। इज द क्लियर? कोई डाउट? हाँ, यस, मैं बताता हूं, कोई बात, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। अच्छा, गवर्नमेंट का मतलब क्या है? मैंने क्या बताया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये बोलो। क्लियर? अगर हम एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, सेंटर में सरकार किस पार्टी की है? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी के साथ कुछ और कोलिशन पार्टनर भी है, बट मेजर इज बीजेपी। इधर के कुछ कोलिशन पार्टनर भी हैं, मालूम हुआ, कुछ और भी पार्टी जो उसके साथ है, लेकिन मेजर इज बीजेपी। क्लियर? अच्छा, बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी एमपी हैं, क्या सारे मिनिस्टर हैं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप बताइए। नहीं, उसमें कुछ सिलेक्टेड मिनिस्टर हैं। एमपी तो इतने सारे हैं, लोकसभा राज्यसभा मिला के इतने मिनिस्टर बना देंगे तो कमाल हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो सोच के तो बीजेपी के एमपी हैं, चाहे लोकसभा के चाहे राज्यसभा के, लेकिन एक्चुअली वो मिनिस्टर नहीं है। क्या वो क्या गवर्नमेंट का पार्ट है? गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? मैंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो क्या गवर्नमेंट का पार्ट है? नहीं है, नहीं है, गवर्नमेंट का पार्ट नहीं। मैं इसका एग्जांपल देता हूं, समझाता हूं। एक चीज देखिए, अमित शाह भी क्या होम मिनिस्टर है? अच्छा, अमित शाह होम मिनिस्टर बनने से पहले भी क्या एमपी थे? ठीक है, चलो उसका छोड़ो। आज बीजेपी की सरकार है, क्या 2014 से आप जानते हैं कंट्री, 2014 में, फिर 2019 में, अब 2024 में फिर इलेक्शन हो गए, ये तो पता है सबको। 2014 से पहले क्या कांग्रेस की सरकार थी? क्या राहुल गांधी एमपी थे? क्या बात कर रहे हो यार? ही वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कितनी देखते हो मेंबर ऑफ, वो कितनी सारे वहां पे अभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ठीक है, लेकिन क्या वो कोई मिनिस्टर थे? नहीं। तो ही वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम दैट पार्टी विच हैड द पावर इन सेंटर, बट ही वॉज नॉट अ पार्ट। तो कई बार लोग बोलते भी थे कि भैया आपको, अगर आपको सब कुछ आप ही को चलाना है तो मिनिस्टर क्यों नहीं बनते? ये बोलते कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बाद उस समय कि साहब ये आपको मिनिस्टर, इसके पीछे रीजंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। अच्छा बताइए, कुछ गड़बड़ हो गई तो लोग किसके अगेंस्ट नारे लगाते हैं? गवर्नमेंट के अगेंस्ट। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ रहे हैं फर्क क्या है? एक तो अभी बात पूरी नहीं हुई है। इसे जिस अभी आज की बात करें, बीजेपी के इतने एमपी हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, लेकिन उसमें कुछ मिनिस्टर हैं। तो जो मिनिस्टर्स हैं सिर्फ वही गवर्नमेंट का पार्ट है। बाकी जो बीजेपी के भी एमपी हैं
but not the part, not ministers, they are not a part of government. अभी सुना होगा रविशंकर प्रसाद, नाम सुना आपने? रविशंकर प्रसाद वेरी सीनियर, इज अ लॉयर ऑल्सो, ठीक है। एंड ये पहले आईटी मिनिस्टर थे, आईटी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, लेकिन अभी रीशफलिंग हुई, उनको मिनिस्टर हटा दिया। इसका था क्या, अभी तक वो गवर्नमेंट के पार्ट थे, अब नहीं। एमपी पहले भी थे, अभी भी हैं, एमपी आज भी हैं, लेकिन ही इज नॉट राइट नाउ, इज नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है? अब देखिए, क्या लोकसभा के अंदर जितने एमपी बैठे हैं ये सारे बीजेपी के? क्या कुछ कांग्रेस के भी होंगे? क्या कुछ तृणमूल टीएमसी के भी होंगे? कुछ लालू जी के भी होंगे, आरजेडी। लालू जी का नाम सुना ना? ठीक है, ही इज अ कॉमेडियन अमंग द पॉलिटिशियन। बताओ ना, पॉलिटिशियन के बीच में कॉमेडियन है, ठीक है। तो वो इतनी, इसका था वो ऐसे राज्यसभा में जितने एमपी खाली बीजेपी की थोड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोकसभा राज्यसभा में एक तो अपोजिशन पार्टीज है, मतलब रूलिंग पार्टी बीजेपी एंड उसके साथ जो है, उसके अलावा वो अपोजिशन पार्टी के एमपी लोकसभा में, राज्यसभा में। इसके अलावा जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसके भी जितने एमपी हैं वो सब गवर्नमेंट का पार्ट नहीं, कुछ सिलेक्टेड लोग हैं। इसका तो क्या डिफरेंस है बिटवीन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट? हाँ या ना? डिफरेंस है। कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, ये कह सकते हैं आप। दिस इज योर राइट कि साहब जो भी मिनिस्टर हैं अल्टीमेटली वो एमपी तो होंगे पहले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी कई बार ऐसा भी होता है, किसी को पहले मिनिस्टर बना देते हैं, वो एमपी नहीं होता, बाद में उसको विद इन 6 months एमपी बनना पड़ता है, ठीक है। इसका क्लासिक एग्जांपल है इंदिरा गांधी का जब एसेसिनेशन हुआ था 1984, सुना होगा। उस समय राजीव गांधी वाज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो सीधे प्राइम मिनिस्टर बन गया, बाद में वो एमपी बना। ये अलाउड है कि साहब, लेकिन उसके टाइम होता है कि 6 महीने के अंदर यू हैव टू बिकम द पार्ट ऑफ लोकसभा या राज्यसभा, किसी के आपको एमपी बनना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी गवर्नमेंट का पार्ट है, जितने मिनिस्टर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन सिर्फ वही मेंबर, इसके अलावा कितने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो सबको मिला के सेंट्रल लेजिस्लेचर बन रहा है ना। आई होप यू, आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गया वो, ठीक है। तो गड़बड़ कहां होती है ये चीजें? एक्चुअली क्या बताने के लिए बहुत कुछ है। कुछ तो क्या होता है कि भाई बहुत ज्यादा बता दो, गड़बड़ हो जाती है, एंड कुछ टाइम की भी होती है कि आई थिंक यहां तक कुछ डाउट किसी को क्लियर एकदम, ठीक है। घर जाके रिवाइज करेंगे। एक रूल और, मेरी क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा उसको रिवाइज करके जरूर आपको आना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो कल मिलते हैं। कुछ चीजें मेरे को और करनी थी बात, लेकिन 7:30 बज गए एंड मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि लेट नहीं करना है, बच्चों को जाना होता है, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, एंड कल मिलते हैं फिर दोबारा, और कुछ नई बातें या कुछ नई चीज सिखाएंगे। थैंक यू।